हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी जनरल नॉलेज एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 5 में। आज भी हमारा फोकस सिर्फ आखिरी सवाल पर नहीं बल्कि उन कॉन्सेप्ट और एलिमिनेशन मेथड्स पर रहेगा जो एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा काम आते हैं। आज पार्ट 5 में हम उन्हीं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर टारगेट करेंगे जो CBT 1 जैसे रियल एग्जाम सिनेरियो में आपका टाइम बचाएंगे। आइए सीधे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। फर्स्ट, लेक टैंगेनिका। सेकंड, लेक टोलसैप। थर्ड, प्लेटोस लगून। थ्रू हाउ मेनी ऑफ देम डज द इक्वेटर पास। क्वेश्चन का सीधा अर्थ है इन 3 वाटर बॉडीज में से ऐसी कितनी है जिनके ऊपर से इक्वेटर भूमध्य रेखा क्रॉस करती है। करेक्ट आंसर इज डी, नन। आइए इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शनों को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेक टंगे की। ये इक्वेटर के साउथ में आती है। ये अफ्रीका के रिफ्ट वैली में करीब 9 से 12 मिलियन साल पहले फॉर्म हुई थी। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी नोट करने वाली है कि यह लेक एक देश में नहीं बल्कि 4 देशों में फैली है। इसका मेजर हिस्सा DRC और तंजानिया कवर करता है और बाकी हिस्सा बुरुंडी और जिम्बाब्वे में है। दूसरा ऑप्शन है लेक टोलसैप। ये एशिया के कंबोडिया में लोकेटेड है और दुनिया रेखा वाली बात करें तो ये इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ती है। और आखिरी में प्लेटोस लगून, ये साउथ अमेरिका के ब्राजील में है और ये इक्वेटर के साउथ में आती है। तो यहाँ समरी ये बनती है कि टोलसैप नॉर्थ में और बाकी दोनों लेक साउथ में है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Question number 26. With reference to Indian polity, consider the following statements. First, an ordinance can amend any central act. Second, an ordinance can abridge a fundamental right. Third, an ordinance can come into effect from a backdate. Which of the statement given above are correct? Question 26 का अर्थ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट या गवर्नर द्वारा पास किए गए एक ऑर्डिनेंस जिसे हम अध्यादेश कहते हैं के पास कितनी पावर होती है। क्या उसकी पावर एक नॉर्मल पार्लियामेंट एक्ट के बराबर है या उस पर कुछ स्पेशल रेस्ट्रिक्शन है। करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3 ओनली। जो आर्टिकल 123 है यानी प्रेसिडेंट्स की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से जुड़ा है, पहले इसके बेसिक समझ लेते हैं। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा होता तब आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट्स को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर देता है। इन ऑर्डिनेंस की वैल्यू और पावर एकदम पार्लियामेंट के पास किए गए कानून जैसी ही होती है, बस फर्क इतना है कि ये टेम्पररी होता है। अब स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एक ऑर्डिनेंस की पावर रेगुलर एक्ट के बराबर होती है, इसलिए इसका यूज करके किसी भी एग्जिस्टिंग सेंट्रल एक्ट को अमेंड यानी मॉडिफाई किया जा सकता है। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। भले ही ऑर्डिनेंस की पावर कानून जैसे होती है पर उस पर भी कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशन लगती है। आर्टिकल 13(2) साफ कहता है कि कोई भी कानून चाहे वो ऑर्डिनेंस ही क्यों ना हो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम नहीं कर सकता या छीन नहीं सकता। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। एक नॉर्मल लॉ की तरह ही ऑर्डिनेंस को भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है अगर ऑर्डिनेंस में एक्सप्लिसिटली लिखा गया है तो उसे किसी पुराने बैकडेट से भी लागू किया जा सकता है। इस पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैन नहीं है। तो समरी यह है कि ऑर्डिनेंस सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकता है, बैकडेट से लागू हो सकता है और फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं कर सकता। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Question number 27. Consider the following activities. First, production of crude oil. Second, refining, storage and distribution of petroleum. Third, marketing and sales of petroleum products. Fourth, production of natural gas. How many of the above activities are regulated by the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board in our country? क्वेश्चन का सीधा सा अर्थ है कि इन 4 एक्टिविटीज में से कितनी ऐसी हैं जिन्हें इंडिया में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB कंट्रोल या रेगुलेट करता है। करेक्ट आंसर इज बी, ओनली 2। आइए अब इस क्वेश्चन को डीपली समझते हैं जो PNGRB यानी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में। इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने का एक क्लियर कंसेप्ट। ऑयल और गैस इंडस्ट्री को हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम या मिडस्ट्रीम। PNGRB को 2006 में बनाया गया था और इसका काम सिर्फ और सिर्फ डाउनस्ट्रीम और मिडस्ट्रीम एक्टिविटीज को रेगुलेट करना है। तो चलिए ऑप्शनों को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन 1 प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल और ऑप्शन 4 प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस। ध्यान दीजिए
नीचे जमीन से तेल या गैस को ढूंढना और निकालना अपस्ट्रीम एक्टिविटीज में कहलाता है, तो ये काम पीएनआरजीबी के अंडर नहीं आता। इसको हैंडल करने के लिए डीजीएच, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और मिनिस्ट्री होती है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन बाहर हो जाते हैं। अब आते हैं ऑप्शन 2 पे, रिफाइनिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑप्शन 3 पे, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्शन हो गया और तेल जमीन से बाहर आ गया, अब पीएनजीआरबी का काम रोल शुरू होता है। तेल को पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना, स्टोरेज फैसिलिटीज के सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करना और हमारे घरों तक पहुंचाना पीएनआरजीबी का काम होता है। मार्केट में कंपटीशन फेयर रखना, प्राइस कंट्रोल में रखना और कस्टमर का नुकसान ना हो, ये इंश्योर भी पीएनजीआरबी का ही प्राइमरी फोकस है। तो सिंपल समरी ये है, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन जो अपस्ट्रीम है पीएनजीआरबी का काम नहीं है, पर उसके बाद का डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड सेल पीएनजीआरबी देखता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 28. Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of the चोरी चोरा इंसिडेंट? क्वेश्चन का मतलब यह है 1922 के चोरी चोरा कांड, जिसमें पुलिस स्टेशन जलाया गया था, जब अंग्रेजों ने सैकड़ों आम किसानों लोगों को अरेस्ट कर लिया था, तो उनका केस हाई कोर्ट में किसने लड़ा ताकि उन्हें फांसी से बचाया जा सके? करेक्ट आंसर इज बी, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। आइए अब हिस्ट्री के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जो 1922 के चोरी चोरा इंसिडेंट से जुड़ा है। हम सब जानते हैं कि इस इंसिडेंट में एक मॉब ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसमैन की जान चली गई। इसके बाद से लोगों को अरेस्ट किया गया और कईयों को फांसी की सजा सुनाई गई। ध्यान दीजिए, चोरी चोरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, तो नेचुरल सी बात है कि लीगल डिफेंस वही के लोकल प्रोमिनेंट लॉयर्स देंगे। मालवीय जी बनारस यूपी बेस्ड एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लॉयर और नेशनलिस्ट थे। उन्होंने अपने डिफेंस से कई लोगों की फांसी की सजा कम करवा लिया था। अगर हम बाकी ऑप्शनों को देखें, सीआर दास बंगाल से थे, जिन्ना बॉम्बे में एक्टिव थे और सैफुद्दीन पंजाब से बिलोंग करते थे। इन तीनों का यूपी के कोर्ट से कोई डायरेक्ट एसोसिएशन ही नहीं है, तो इस तरह है कि मालवीय जी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। आइए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। Question number 29. Consider the following fruits. First papaya, second pineapple, third guava. How many of above were introduced in India by Portuguese in 16th and 17th century? क्वेश्चन का अर्थ आसान है। इन तीन फ्रूट पपीता, अनारस और अमरूद में से कितने ऐसे हैं जो इंडिया में के ओरिजिनल फ्रूट नहीं है, बल्कि उन्हें 16वीं और 17वीं सेंचुरी में पोर्तुगली लोगों ने अपने साथ इंडिया लेके आए थे? करेक्ट आंसर इज सी, ऑल द थ्री। अक्सर हमें लगता है कि जो फ्रूट हम हमेशा से देखते आ रहे हैं वो शायद इंडिया के ही हैं, पर इस क्वेश्चन का सही जवाब कुछ और है। पपीता, अनारस, गुआवा, अमरूद, ये तीनों ही फ्रूट इंडिया के नेटिव नहीं है। इन्हें 16वीं और 17वीं सेंचुरी में पोर्तुगीज लोग अपने साथ अमेरिका, स्पेसिफिकली ब्राजील और कैरेबियन रीजन से इंडिया लेकर आए थे। अब क्वेश्चन में इसको लॉजिकली कैसे सोचना है, इसका एक तरीका देखते हैं। जरा कल्चरली और हिस्टोरिकली सोचिए, क्या आपने कभी वेदास, किसी पुराण ग्रंथ या एंशिएंट मंदिरों की कार्विंग में अमरूद या पपीते का जिक्र देखा है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि यह फ्रूट एंशिएंट इंडिया का हिस्सा नहीं थे। दूसरा लॉजिक यह बनता है कि ये तीनों ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करने वाले फ्रूट हैं। उस दौर में पोर्तुगीज का साउथ अमेरिका और कोस्टल इंडिया दोनों जगह अच्छा खासा कंट्रोल था, तो एक डायरेक्ट कनेक्शन बनता है कि वही इन ट्रॉपिकल फ्रूटों को वहां से यहाँ लाए थे। इसलिए इस क्वेश्चन में पपाया, पाइनएप्पल और गोवा तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस तरह थोड़ा हिस्टोरिकल कॉमन सेंस लगाकर ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? क्वेश्चन इजी है। 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? करेक्ट आंसर इज ए, पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में तमिलनाडु में ईवी रामास्वामी नायकर जी ने शुरू किया था, जिन्हें हम सब पेरियार के नाम से जानते हैं। इस मूवमेंट का मेन फोकस क्या था, इसको आप कुछ सिंपल पॉइंटर से याद रख सकते हैं। पहला, रैशनलिज्म यानी हर चीज को लॉजिक और तर्क के साथ सोचना। दूसरा, इक्वालिटी यानी समाज में सबके लिए बराबरी। तीसरा, एनालिसिस ऑफ कास्ट यानी जाति प्रथा को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना। और चौथा, सोसाइटी के ऑप्रेस्ड
सेक्शन स्पेसिफिकली साउथ इंडिया के नॉन ब्राह्मण्स कम्युनिटी को आगे बढ़ाना। पेरियार ने सोसाइटी की इन्हीं इनइक्वालिटीज के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने वुमेन्स राइट को स्ट्रांगली सपोर्ट किया और आम लोगों को इनकरेज किया कि वो रिलीजियस सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास और ब्लाइंड बिलीफ पर सवाल उठाएं, उन्हें बस आंखें बंद करके ना मान ले। इसी रिवोल्यूशन अप्रोच की वजह से पेरियार तमिल सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिक्स के सबसे सेंट्रल फिगर बन गए। ये चारों कीवर्ड्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। यहाँ हमारी ये जीके सीरीज कंप्लीट होती है। अगली सीरीज में हम सीधे इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री पर अटैक करेंगे, इंडस वैली से लेकर गुप्ता एम्पायर तक के वो क्वेश्चंस जो लगातार रिपीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अब तक स्क्रीन पर इस जीके प्लेलिस्ट से रिवीजन जारी रखें।